हेलो, वेलकम टू डिफेंस प्रेप। आई एम अमनप्रीत सिंह। आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज वायरस के बारे में कि लंपी स्किन डिजीज है क्या, ये किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसका दूध पीना सही है या नहीं है, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एफएओ ने इसके बारे में क्या कुछ बताया है। चलो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो देखते हैं कि क्या है लंपी स्किन डिजीज। कि इसको ढेलेदार त्वचा रोग भी बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके कारण स्किन के ऊपर छोटे छोटे लम्प्स या ढीले बन जाते हैं। ठीक है, ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये पॉक्सविरिडे फैमिली का है। मतलब जहां से जिस तरह का रोग हमारा चेचक और मंकी पॉक्स होता है, उसी तरह का ये लंपी डिजीज है। कि उसी तरह का होने के कारण इसको सेम ही फैमिली में डाल दिया गया, जिसको पॉक्सविरिडे फैमिली कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पॉक्सविरिडे, इसी फैमिली में स्मॉल पॉक्स, चेचक यानी कि, और मंकी पॉक्स है। तो ये एक ही फैमिली के होने के कारण इसका नाम लंपी स्किन है। और ये जो लंपी स्किन डिजीज है ये जूनोटिक वायरस नहीं है। लंपी स्किन डिजीज है जो, ये जूनोटिक नहीं है, जूनोटिक वायरस नहीं है। जूनोटिक का मतलब होता है जो कि जानवरों से इंसानों में फैलता है, उसको हम लोग जूनोटिक वायरस कहते हैं। तो जो लंपी स्किन डिजीज है ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैलेगा, ये जानवरों से जानवरों में ही फैलता है। और ये जो रोग है ये कंटेजियस वेक्टर बोर्न डिजीज है, यानी कि मच्छरों के कारण ये संक्रामक जनित वेक्टर जनित बीमारी है कि ये संक्रामक है, एक जगह से दूसरी जगह पे फैल सकता है और ये मच्छरों से होता है। जैसे कि वेक्टर वेक्टर हम उनको कहते हैं, जैसे मच्छर हो गए, कुछ मक्खियां हो गई। ठीक है, ये सब जानवर, ये सब है जो इस रोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। ये जो रोग है मोस्टली या फिर ज्यादातर गायों और भैंसों को ही प्रभावित करती है। ठीक है, जो उनको चारा दिया जाता है या फिर जो पानी पीते हैं उनसे ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, अगला है जो एफएओ ने इसके बारे में क्या कहा है कि यह जो जानवरों का मुंह से पानी निकलता है या फिर नाक से पानी निकलता है उसके कारण ये रोग है जो फैलता है। या फिर जब कोई मच्छर एक गाय के ऊपर बैठा फिर दूसरी गाय के ऊपर बैठ गया, उसके कारण भी ये फैल सकता है। या फिर उसके अलावा जब एक ही जगह से खाना खा रहे हैं वो, या फिर पानी पी रहे हैं या फिर चारा खा रहे हैं, तो उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। या फिर किसी पानी का या फिर भोजन का या फिर चारे का उस वायरस से दूषित होने के कारण भी ये फैल सकता है। अब जो लंपी स्किन डिजीज है ये लिम्फ नोड्स पे होता है। लिम्फ क्या होता है, जिसको हिंदी में लसिका कहते हैं। कि हर एक पशु में कुछ कुछ लिम्फ्स होते हैं। वो जो लिम्फ्स होते हैं या नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, वो गांठ की तरह दिखाई देते हैं। तो वहीं पे ये रोग होना शुरू होता है, उन्हीं लिम्फ्स पे। अब वो लिम्फ्स क्या धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो गांठ बन जाते हैं, और एंड में वो क्या होता है कि वहां पे जख्म होके वो एक बहुत बड़ा घाव बन जाते हैं। ये देखिए, जैसे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सारे के सारे जितने भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे लिम्फ है। ठीक है, लिम्फ नोड्स है। यहीं पे इस डिजीज के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इन्हीं लिम्फ पे होने की वजह से जहाँ पे ये गांठें होती हैं इसको लंपी नाम दिया गया है। ठीक है, जैसे आपको ये 10-11 पॉइंट दिख रहे होंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पे ये रोग होता है लिम्फ पे, तो इसको हम लोगों ने लंपी नाम दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसके लक्षण या सिम्टम्स क्या होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको लंपी हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो एफएओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या कहा है कि इस बीमारी के संक्रमण और लक्षण दिखने के बीच में, कि जब हम इसके पास वो बीमारी आएगी और जब इसका वो लक्षण दिखेंगे उसका टाइम है जो 28 दिन लगते हैं। कि आज मान लो इसमें वो वायरस आ गया एक गाय में और उसके लक्षण दिखने में 28 दिन लग जाएंगे, ये एफएओ ने कहा है। लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कहती हैं कि 4 से 14 दिन के अंदर अंदर इनके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं इन्फेक्शन या संक्रमण के बाद। अब इन लक्षण में क्या क्या आता है कि इसके कारण उसको हाई फीवर या तेज बुखार हो सकता है, दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है, कि जो दूध का वो देती है गाय उसमें कमी आ जाती है, आंखों और नाक से पानी निकलने लगता है। उसके अलावा लार में भी पानी आने, लार भी उसकी खराब हो जाती है। उसके अलावा उसको भूख कम लगती है, उसमें बांझपन आ जाता है, और उसमें अबॉर्शन या फिर गर्भपात होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि जो इस बीमारी के कारण जो गायों की रोगियों की संख्या है वो कितने प्रतिशत हो जाती है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 45% पशुओं को ये रोग होने के चांसेस है। मॉर्बिडिटी रेट या रुग्णता दर का मतलब होता है कि कितने प्रतिशत पशुओं को ये बीमारी होने के चांसेस हैं। तो ये 45% है, ये एफएओ ने
कहा है। इसके अलावा फिर हम लोग मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर देखें कि कितने पशु इसके कारण मर जाते हैं सर, या उनकी डेथ हो जाती है, तो ये लेस देन या अप टू 10% है। लेकिन इसका भी एक, अगर हम लोग देखें तो एक केस है कि राजस्थान की जैसे हम लोग बात करें तो राजस्थान में जो मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर रही है वो 15% के आसपास तक रही है, जबकि यहाँ पे जो हमारे गवर्नमेंट डेटा बता रहे हैं या फिर जो हमारे रिसर्चर्स बता रहे हैं वो कितना है 10%, लेकिन राजस्थान में वो 15% हो गया है। और ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिजीज, ये सबसे पहले जाम्बिया में, जो कि अफ्रीका की कंट्री है, वहां पे देखी गई थी 1929 में। पहली बार ये जो बीमारी फैली थी वो जाम्बिया में फैली थी 1929 में। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे अफ्रीका के बाकी कंट्रीज में फैली, फिर ये यूरोप में गई, फिर ये मध्य एशिया में आई, फिर ये साउथ एशिया में आई जहाँ पे कि इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो ये साउथ एशिया में आई और चीन में आई। साउथ एशिया और चाइना में ये 2019 में आई। ठीक है, लेकिन साउथ एशिया की हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले बांग्लादेश में आई थी 2019 में जुलाई में, और अगस्त 2019 में ये बांग्लादेश से इंडिया में आ गई। और इंडिया में ये सबसे पहले कहाँ फैली, बंगाल और उड़ीसा में। ये वही टाइम है कि जिसके बाद से कोविड आ गया था। ठीक है, तो लेकिन अभी जो हमारे रिसर्चर्स की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि जो अभी 2022 वाला वायरस है ये 2019 वाले वायरस से अलग है। ठीक है, फिर अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है हमारे सामने कि क्या इस बीमारी में जो जिस पशु को ये बीमारी हो चुकी है, क्या हमें उसका दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो इसमें सबका अपना अपना कहना है। जैसे कि एफएओ ने कहा है कि हम ये पता नहीं लगा सकते हैं दूध में से, क्योंकि उस गाय में जिसमें से दूध निकला जिसको ये बीमारी हो चुकी है उसके दूध में हम लोग ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इस दूध में वो वायरस है या नहीं है। लेकिन अगर वो वायरस है भी तो उसको पाश्चराइजेशन करके या फिर गर्म करके उबाल के या फिर उसको प्रोसेस करके हम लोग उस वायरस को या तो इनएक्टिव कर सकते हैं या फिर मार सकते हैं। तो और बॉईल करने के बाद इनको पाश्चराइजेशन करने के बाद वो दूध पीने लायक होता है, ऐसा साइंटिस्ट का एफएओ का कहना। लेकिन हमारी जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इंडिया का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कहा है कि जिन पशुओं को ये बीमारी हो चुकी है उसका दूध हम लोग पी सकते हैं। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो बीमारी है ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक मतलब जो पशुओं से इंसानों में फैलती हो, तो ये बीमारी है जो जूनोटिक नहीं है। तो आईवीआरआई का कहना है कि हम इसका दूध आराम से पी सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात देखें कि इसके कारण लंपी स्किन डिजीज के कारण क्या क्या आर्थिक नुकसान झेलने पड़ सकते हैं हमारे देश को या फिर वर्ल्ड को, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन या फिर आर्थिक निहितार्थ क्या होंगे इसके कारण, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसके कारण। सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर एफएओ ने बताया है कि उसकी स्टडी में कि 2019-2020 के बीच में 1.45 बिलियन डॉलर का 1.45 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है लंपी के कारण। और एफएओ ने इसके बारे में बताया कि इसके नुकसान क्या है, कि इसके कारण जैसे कि दूध का जो प्रोडक्शन है, गाय की दूध देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण लोगों का इनकम लॉस होगा, कि जो उनकी इनकम का जरिया है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर पशुओं का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे बैन हो जाएगा, उनके व्यापार पे बैन हो जाएगा, इसके कारण भी हमारी जो आर्थिक गतिविधियां वो भी कम होंगी। तो ये सबसे बड़े जो नुकसान है वो ये है। इसके अलावा आने वाले टाइम में क्या है कि मान लो जब ये सही हो जाता है रोग, उसके उस टाइम पे जो पशु है उनमें इनफर्टिलिटी या बांझपन आ जाता है। ठीक है, उनके जो बोझा ढोने वाले पशु हैं, जो बैल है, सांड है, तो उनकी बोझा को खींचने की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है वो कम हो जाती है। इसके अलावा इससे गर्भपात होने के कारण आने वाले टाइम में हो सकता है कि पशुओं में जो हमारे पशु आएंगे उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। उनकी संख्या में कमी आती है तो हमारे पास दूध देने वाले पशुओं की या मवेशियों की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। तो ये अगर हम लोग टोटल देखें, अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो हमें पता है कि इंडिया में ज्यादातर जो छोटे किसान हैं उनका जो जीवन है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, ये पशुओं के ऊपर टिका हुआ, क्योंकि पशु ही है उनका जो कमाई का एक जरिया और बन जाते हैं खेती के साथ साथ। या फिर वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, तो उनके लिए भी जो पशु है एक कमाई का जरिया है। लेकिन इंडिया जैसी इस कंट्री में, जो इतनी बड़ी कंट्री और यहाँ पे बहुत सारे लोग पशुओं के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये लंपी का आना हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे गाँव के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि जो चीजें आज हमें दिख नहीं रही, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में हमें दिख जाए। जैसे गर्भपात के कारण
पशुओं की संख्या में कमी हो जाए, पशुओं में बांझपन आ जाए, तो उन पशुओं का क्या किया जाए, या फिर जो गरीब किसान उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो अपने जीवन आचरण को कैसे चलाए। अगर अब हम लोग देखें कि भारत में ये जो बीमारी है किस तरह से फैली है, कि कहाँ से कहाँ तक फैली है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन करने वाला, दूध का उत्पादन करने वाला देश है, और ये राजस्थान में और पंजाब में इस बीमारी के कारण जो दूध का प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, नहीं तो राजस्थान और पंजाब में दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। अब अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, अगर पूरे इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो इसके केसेज है वो राजस्थान में दिखाई देते हैं, कि राजस्थान में ही इसके सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं, उसमें भी वेस्टर्न राजस्थान के सबसे ज्यादा केसेज आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूरे इंडिया में जो इस बीमारी के कारण पशुओं की मृत्यु हुई है वो 75,000 है, और जिसमें से 50,000 मृत्यु सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में से हुई है, कि 50,000 जो जानवर या मवेशी मारे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही मारे गए हैं। तो इसके कारण हमारी इकोनॉमी को या फिर हमारे लाइवलीहुड को, या जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। अब ये देखते हैं कि ये बीमारी है जो भारत में किस तरह से फैली है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2019 में ये बंगाल और उड़ीसा में आई। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी इस साल जुलाई की बात करें, जुलाई में ये जो बीमारी है सबसे पहले राजस्थान और गुजरात में आई, राजस्थान और गुजरात में जुलाई में आई, फिर अगस्त में ये कहाँ चली गई, पंजाब में चली गई, अगस्त में ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आ गई, और इसके अलावा ये फिर उत्तराखंड में आ गई। ठीक है, फिर ये जम्मू कश्मीर में भी चली गई इसी टाइम पे, और फिर ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी फैल गई। तो ये जुलाई और अगस्त के टाइम में ये यहाँ यहाँ पे फैली है। फिर हम लोग अगर सितंबर की बात करेंगे, सितंबर में कहाँ कहाँ फैली है, सितंबर में ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और दिल्ली के एरियाज में फैल गई। तो देखा जाए तो इसने हमारे इंडिया का बहुत ही बड़ा एरिया है जो कवर कर रखा है, जहाँ पे इस बीमारी के कारण, इस बीमारी से संक्रमित पशु हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में लगभग 197 जिलों में 197 डिस्ट्रिक्ट्स में ये बीमारी फैल चुकी है, और इसके कारण लगभग 16 लाख पशु संक्रमित हो चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 75,000 की मौत हो गई, जिसमें से 50,000 सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के। अब अगला है कि एफएओ जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड समस्याओं का लोगों को बताती है, के बारे में लोगों को बताती है। तो इसने इसको कंट्रोल करने के, कि ये ज्यादा से ज्यादा ना फैले, इसको कंट्रोल करने के लिए जो सजेशंस दिए हैं वो ये है कि जो हमारे देश के टोटल मवेशी हैं या कैटल हैं या पशु है, उनके कम से कम 80% आबादी का हमें वैक्सीनेशन या टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके मूवमेंट पे बैन होना चाहिए, कि उनका ट्रेड नहीं होना चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य में पशु को नहीं ले जाया जाना चाहिए। अगर पशु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो इसमें फैलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कोविड-19 में हमारे हुआ था कि उसमें हमारे ट्रैवल करने पे या यात्रा करने पे रोक लगा दी गई थी, हमारे ऊपर क्वारंटाइन कर दिया गया था। क्यों कर दिया था, क्या था कि ये जो कोविड-19 है एक जगह से दूसरी जगह पे ना फैले। सेम ये रोग है, इसको आप पशुओं का कोविड-19 मान सकते हो। इसमें भी हम लोगों ने वही सब तरीके अपनाए हैं कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्वारंटाइन होना है। इसके अलावा वहां पे हम लोग सैनिटाइजर यूज करते थे, यहाँ पे भी हमें सैनिटाइजर यूज करना है। ठीक है, जिससे कि हम लोग वेक्टर्स या मच्छरों को कंट्रोल कर सकें। जहां पे हम लोगों ने पशुओं को बांधा है, जिस शेड में हम लोगों ने पशुओं को बांधा है, तो ये जरूरी है कि हम वहां पे दवाइयों का या फिर सैनिटाइजर्स का यूज करें और उनको वहां पे मारें। इसके अलावा हमें वैक्सीनेशन जोन बनाए जाने चाहिए। जैसे हमारे होता था कि स्कूलों में, हॉस्पिटल में कोविड-19 की वैक्सीन या दवाई इंजेक्शन लगाया जाता था, सेम यहाँ पे बताया कि आपको वैक्सीनेशन जोन बनाने चाहिए, यहाँ पे कि पशुओं को लाया जाए और वहां पे उनका इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन किया जाए। अब सबसे जो अहम बात है जो आती है कि हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है। ठीक है, कि इतनी ज्यादा गाय मर रही हैं, इतने ज्यादा पशु मर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज के कारण, लेकिन हमारी सरकार इसमें अपना क्या योगदान निभा रही है, क्या ये वैक्सीन बना रही है या नहीं बना रही है, या फिर अगर पशु मर रहे हैं तो मरने दो क्योंकि इनके पास कौन सी वोट्स है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल्स है, कि जो हमारी पशुओं की मिनिस्ट्री है, उसने क्या कहा है कि गोट पॉक्स की जो वैक्सीन है, कि ये जो सेम रोग है ये बकरियों में भी होता है। ठीक है, ऐसा ही उनमें भी लंपी बन जाते हैं, तो एक बकरियों में भी होता है और भेड़ों में भी होता है। तो हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो हम लोगों ने बकरियों के लिए दवाई बनाई थी उसका यूज हम लोग लंपी के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही तरह के हैं। तो इसके ऊपर वो पूरी तरह से काम करेगी, बकरियों वाली
जो दवाई है। एक तो इन्होंने ये ऑप्शन दिया, दूसरा इन्होंने कहा है कि अब तक 97 लाख डोजेज लगाई जा चुकी है लंपी के लिए। ये हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है कि 97 लाख डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने भी नई नई मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है जो कि अगले 3 से 4 महीने में मार्केट में आ जाएगी और उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्टेट है जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है, तो इन्होंने कंट्रोल रूम बनाए हैं और हेल्प लाइन नंबर दिए हैं फार्मर्स को कि अगर कल को आपको जरूरत पड़ती है और आप समस्या को टैकल नहीं कर पा रहे हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो कि इसको कैसे किया जाए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सब समझ आया होगा कि लंपी स्किन डिजीज है क्या। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।